Assalamu alaikum dear students. I am Munazza Tariq here with another lecture of FSC Part 1 Biology. I have started the chapter 1 that's name is Introduction. Today's lecture is about biological method. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजिकल मेथड के बारे में है. सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है. डेफिनेशन है बायोलॉजिकल मेथड, इट इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ये एक वो प्रोसीजर है जो कि बायोलॉजिस्ट क्यों अडेप्ट करता है, क्योंकि वो कोई ना कोई जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. इसको एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं. बायोलॉजिकल मेथड इट इज़ अ सेट मेथडोलॉजी, इट इज़ अ सेट मेथडोलॉजी which is based on experimental inquiry, ठीक है. बायोलॉजिकल जो मेथड है इसकी एक अपनी मेथडोलॉजी है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो भी जो प्रोसीजर अडेप्ट करते हैं उसको हम टेस्ट ज़रूर करते हैं कि आइदर इट इज़ वैलिड और नॉट वैलिड, आइदर इट इज़ यूज़फुल और नॉट यूज़फुल विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है कंपोनेंट्स ऑफ ए बायोलॉजिकल मेथड. तो उसमें किसी भी बायोलॉजिकल मेथड में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन करनी है. और ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस. ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, दैट इज विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ठीक है, ये जो 5 हमारी जो हैं हिस्से हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को सेंस कर सकते हैं. तो ज़्यादातर हम ऑब्जर्वेशन जो है वो इन्हीं 5 सेंसेस को जो है वो यूज़ करते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जो है उसमें वो या तो क्वालिटेटिव हो सकती है या फिर क्वांटिटेटिव होती है. तो हम कहते हैं कि ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये लेस प्रिसाइज है और ये जो है ये मेजरेबल नहीं है, इट इज़ नॉट मेजरेबल. और ये इंफीरियर होती है. जैसे कि क्वालिटी, जैसे किसी चीज़ का टेस्ट क्या है, उसकी स्मेल क्या है, ठीक है, ब्यूटी है, तो इन चीज़ों को हम नंबर असाइन नहीं कर सकते. तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, और ये ज़्यादातर इसमें जो कि नंबर्स नहीं है, न्यूमेरिक्स नहीं है, तो इसलिए ये वाली जो ऑब्जर्वेशन होती हैं हम कहते हैं कि दैट इज़ इन्फीरियर ऑब्जर्वेशन. और जो प्रेफरेबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है और वो होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. इनको आप कहते हैं दैट इज़ प्रिसाइज, एक्यूरेट, मेजरेबल. ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट की हुई है. हमने कहा कि बायोलॉजिकल मेथड जो है इसमें जो पहला स्टेप जो कंपोनेंट है उसमें हमने क्या करनी होती है, ऑब्जर्वेशन. और ऑब्जर्वेशन 2 तरह से होती है, वन इज़ क्वालिटेटिव, अदर इज़ क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव इंफीरियर होती है क्योंकि इसमें किसी नंबर कोई मेजरमेंट नहीं होती. जैसे मैंने कहा कि स्मेल, तो इसको आप किसी तरह से मेजर नहीं कर सकते. इसी तरह से ब्यूटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई. ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते. इसके साथ साथ मैंने कहा कि एक ऑब्जर्वेशन ऐसी होती है जो होती है क्वांटिटेटिव. जैसे हाइट कितनी है किसी पर्सन की, वेट, एज. ठीक है, तो जिसमें नंबर आ जाएगा वो वाली ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज सुपीरियर, अब जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डाटा. डाटा किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन. कि आपने जो भी ऑब्जर्वेशन ली हैं आप उनको ऑर्गेनाइज कर लें तो वो आपके पास क्या बन जाता है, डाटा.
डाटा के बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज मेड फ्रॉम एक्सपीरियंस। और ये एक्सप्लेनेशन हम किसी भी ऑब्जर्वेशन की क्यों देते हैं? या क्योंकि हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, एंड बैकग्राउंड नॉलेज, और हमें उसके बारे में कुछ प्रीवियस नॉलेज भी था, उसकी बेस पर हमने कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो दे देते हैं, तो वो हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है जो फौरी तौर पर हम किसी भी चीज़ को देखते हुए जो है वो कह देते हैं। अब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के दो मेथड्स हैं। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग, वन इज deductive reasoning and the other is inductive reasoning. इसको देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। डिडक्टिव रीजनिंग दैट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल, इसमें आपने क्या करना है कि आपने पहले एक चीज को जनरलाइज करना है। जैसे कि हम कहते हैं बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स के विंग्स होते हैं, ये जनरल बात है। इसमें हमने अभी किसी बर्ड को स्पेसिफाई नहीं किया। उसके बाद अगर हम कहें स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो इज अ बर्ड, सो स्पैरो आल्सो हैव विंग्स, ऐसे ही है। तो ये हमने कर ली रीजनिंग दैट इज डिडक्टिव, यानी हमने पहले जनरल बात की कि बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरो इज अ बर्ड, सो स्पैरो आल्सो हैव विंग्स। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिक टू जनरल, हम कहते हैं कि स्पैरो हैव विंग्स एंड स्पैरो इज अ बर्ड एंड ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ठीक है, तो फिर इसमें सारे बर्ड्स हम कहेंगे कि जैसे पैरट है, हॉक है, ईगल है, तो उन सब के सब जो हैं वो उनके पास विंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। इसके साथ ही देयर आर अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट यहाँ पर आती है अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो इसमें सबसे पहली बात आ जाती है इंट्यूशन। इंट्यूशन वही को कहा जाता है, इंट्यूशन और इमेजिनेशन। या तो इंसान जो है अपनी सोच विचार से कोई ना कोई हाइपोथेसिस जो है वो बना लेता है। उसके बाद है एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक प्रेफरेंस, एस्थेटिक प्रेफरेंस का मतलब है कि जो चीज़ हमें खूबसूरत लगती है, हम अपनी पसंदीदगी के हिसाब से किसी चीज़ के बारे में कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि कोई छोटा बच्चा हो तो उसको देखकर हर किसी के चेहरे पर जो है वो स्माइल आ जाती है। ठीक है, हालांकि हमें नहीं पता कि वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। ठीक है, तो बच्चे जो है वो, इसका मतलब है कि नेचर हमें अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारी एस्थेटिक प्रेफरेंस है। जैसे फ्लावर्स को देखें तो दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस बनाने में जो एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारी एस्थेटिक प्रेफरेंस। इसके साथ साथ ही रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज, इसके साथ साथ नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेस। कंपैरिजन एंड एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, एनालॉजी विद अनदर प्रोसेस। ठीक है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस प्रोसेस का किसी और प्रोसेस के से, तो हम कहेंगे कि जी हमने उससे उस कंपैरिजन से एक नई स्टेटमेंट जो है वो डिराइव कर ली है। या फिर डिस्कवरी ऑफ वन थिंग, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग while looking for other things।
या फिर हम कोई और चीज़ तलाश कर रहे हो लेकिन उस तलाश के दौरान हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि हमारे हाइपोथेसिस बनाने में हमारी हेल्प करती है, तो ये भी 5 अदर मेथड्स हैं, 5 अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस बन गया। सबसे पहले हमने की ऑब्जर्वेशन के बाद हमने एक डाटा यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको अरेंज कर लिया, तो हमारे पास आ गया डाटा को देखते हुए हमने एक स्टेटमेंट बनाई, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दी जिसको हमने कह दिया दैट इज हाइपोथेसिस बनाने के 2 वेज, डिडक्टिव, इंडक्टिव, यानी जनरल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जनरल, एंड देयर आर 5 अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन, कि अब हम ये चेक करें कि जो हमने स्टेटमेंट दी है आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन क्यों की जाती है, टू टेस्ट दी वैलिडिटी ऑफ दी हाइपोथेसिस, कि जो स्टेटमेंट हमने दी है आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। फिर अगर तो वो रिजेक्ट हो गई है तो हम दोबारा से हाइपोथेसिस बनाने की तरफ चले जाते हैं कि नहीं, हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग था, लेकिन अगर वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो ठीक साबित हो रही है, एक एक्सपेरिमेंट किया वो बात हमारी ठीक साबित हुई, दूसरा किया ठीक साबित हुई, तो हम तीसरा किया, और फिर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर भी अगर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता तो हम कहते हैं कि दैट इज़ थ्योरी क्या है, सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे टेस्ट करने के बाद भी अगर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता तो दैट इज थ्योरी। और एक अच्छी थ्योरी जो होती है वो प्रिडिक्टिव होती है। अ गुड थ्योरी इज प्रिडिक्टिव एंड प्रोडक्टिव। अ गुड थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी, दो कॉन्सेप्ट हैं, गुड थ्योरी एंड प्रिडिक्टिव थ्योरी या प्रोडक्टिव थ्योरी। अ गुड थ्योरी इज प्रिडिक्टिव एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर। प्रिडिक्टिव यानी इससे हम किसी और चीज़ के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, एंड हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर यानी जो भी हमने स्टेटमेंट दी है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। और इसके साथ दूसरी जो है वो है प्रोडक्टिव थ्योरी, सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। इट सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। इसके बेस पर हम कुछ नए और हाइपोथेसिस बना सकते हैं, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम गुजरांवाला बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। गुड थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी। थ्योरी गुड होती है, प्रोडक्टिव होती है, एंड देयर आर सो मैनी थ्योरीज इन बायोलॉजी, जैसे कि हम कह लें कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेशर फ्लो थ्योरी, mass flow theory and so many theories। ठीक है, and the last one is law क्या है, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। अगर थ्योरी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजेक्ट नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये अब कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि हर जगह यही बात होगी। जैसे कि मैंडल्स के लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें 2 लॉ उसने दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब है कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे ही चलता है, इनमें कोई डिविएशन नहीं देखी, तो इसको हम कह देते हैं कि ये लॉ है। एग्जांपल यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन की गई है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड हार्डी-विनबर्ग लॉ। और लॉ क्या है, वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी अगर कोई थ्योरी जो रिजेक्ट नहीं होती तो हम कहते हैं कि वो क्या बन गया है, लॉ। इसके बाद आपकी बुक में लास्ट 2 लाइंस में लिखा हुआ है कि देयर आर फ्यू लॉज इन बायोलॉजी, कि बायोलॉजी के अंदर बहुत थोड़े लॉज हैं बिकॉज ऑफ इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है वो चेंज होती रहती है, तो इसलिए इसके लिए कोई हार्ड और फास्ट रूल का होना बहुत थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम देखें फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, तो हमारे पास लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कांस्टेंट रहती है, सॉलिड स्टेट होगी तो वो सॉलिड ही रहेगी, लिक्विड, गैस, ठीक है, तो वहाँ पर इतनी डिविएशंस नहीं देखने को मिलती। लेकिन जो लाइफ है, ठीक है, जैसे आप छोटे थे फिर बड़े हो गए तो आप भी एक जैसे नहीं रहते, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म भी चेंज होते रहते हैं, तो लाइफ जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए बायोलॉजी के अंदर जो लॉज हैं वो बहुत कम हैं।
ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मेथड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इसको लाजमी रीड आउट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।